हम ईरान पर लंबी बातचीत करने वाले हैं। सच कहूं तो मुझे लगता है कि अब तक काफी ठीक रहा है। अब लॉकेट को ही देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप चीन पहुंच गए हैं। बीजिंग की फ्लाइट में बैठने से पहले उन्होंने कहा था कि दोस्त जिनपिंग से मिलूंगा तो ईरान पर लंबी बात करूंगा। ऐसी ख्वाहिश जाहिर करने से कुछ घंटे पहले ट्रंप ही ने कहा था कि ईरान पर चीन से कोई खैरात नहीं चाहिए। हम कई मुद्दों पर बात करेंगे लेकिन उनमें ईरान नहीं होगा। ईरान की बात ही क्या करनी, वो तो हमारे कंट्रोल में है, नीस्तो नाबूद है। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं और मुझे लगता है कि ये ऐसे ही बने रहेंगे। हमारे पास चर्चा करने के लिए बहुत सी बातें हैं। सच कहूं तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ईरान उनमें से एक है, क्योंकि ईरान पूरी तरह हमारे कंट्रोल में है। या तो हम कोई समझौता करेंगे या फिर वो पूरी तरह से नीस्तो नाबूद हो जाएंगे। जो ईरान ट्रंप के बयानों में नीस्तो नाबूद है, वो अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की फाइलों में चुपचाप अपनी ताकत समेट रहा है। तहखानों में मिसाइलें फिर से तैनात हो रही हैं और लॉन्चर्स अपनी जगह पर लौट आए हैं। डील मेकर खिसियाए हुए हैं। खबर है कि 2 दिन पहले फिर से बड़े हमले का मन बना रहे थे, फिर बीजिंग के लिए प्रस्थान कर गए। यानी ट्रंप क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, इन सबसे जंग के भविष्य का कुछ पता नहीं चलता। फिर भी दुनिया शांति के सपने देख रही है। कहीं ये 2 सुपर पावर्स मिल रहे हैं तो पेट्रोल, डीजल और गैस तो सस्ते हो ही जाएंगे। भले ही वो दोनों सुपर पावर बंद कमरों में सोयाबीन खरीदने बेचने के सौदे निपटा रहे हों। आज इन्हीं अनिश्चितताओं पर बात करेंगे। ये भी जानेंगे कि इस मुलाकात का भारत अमेरिका रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा। नमस्ते, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sharda University, Saluja Gold and Candid. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. ट्रंप के चीन दौरे से कितनी उम्मीद लगानी चाहिए, इस पर तफसील से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अमेरिका से आई 2 खबरें सुन लीजिए। ये दोनों खबरें ट्रंप के दौरे के बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह हैं, या बैकग्राउंड नॉइज ही कह लीजिए। पहली खबर ईरान से जुड़ी है और दूसरी खुद चीन से। आपको याद होगा, ट्रंप और उनके टीममेट्स बार बार कहते रहे हैं कि अमेरिका ने ईरान की सेना को तबाह कर दिया है, मिसाइलों का सिर्फ कबाड़ ही बचा है। लेकिन अब अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने इन दावों से विपरीत एक रिपोर्ट छापी है। अखबार ने अमेरिका की ही खुफिया रिपोर्ट के हवाले से खुलासा किया है। रिपोर्ट कहती है कि ट्रंप और उनके मंत्री बंद कमरों में जो भी दावा करें, हकीकत ये है कि ईरान की मिलिट्री ताकत अब भी वैसी की वैसी ही है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट के पास ईरान के 33 मिसाइल बेसिस थे, उनमें से 30 अब भी पूरी तरह ऑपरेशनल हैं। यानी वहाँ से जब चाहे अमेरिकी जहाज़ों पर मिसाइल दागी जा सकती हैं। सिर्फ 3 साइट्स ही बर्बाद हुए हैं। ईरान के पास जंग से पहले बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइल्स का जितना स्टॉक था, उसका 70% हिस्सा आज भी ज्यों का त्यों ही है। ज़मीन के नीचे बने 90% मिसाइल स्टोरेज और लॉन्च पैड्स बिल्कुल सेफ हैं। ऐसा कैसे हो गया? रिपोर्ट इसके पीछे एक बड़ी टैक्टिकल वजह बताती है। ईरान के अंडरग्राउंड ठिकानों को तबाह करने के लिए बंकर बस्टर बमों की ज़रूरत होती है, लेकिन अमेरिका ने इन बमों का इस्तेमाल खुलकर नहीं किया। उन्होंने सिर्फ ठिकानों के मुहाने बंद करने की कोशिश की। अंदर की मिसाइलों को ख़ास नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि अमेरिका इन बंकर बस्टर बम्स को चीन और नॉर्थ कोरिया से होने वाली किसी संभावित जंग के लिए बचा कर रखना चाहता था। गणित अमेरिकी मिसाइलों का भी है। अमेरिका ने इस जंग में करीब 1100 लंबी दूरी की स्टेल्थ क्रूज मिसाइल्स दागी हैं, जो उनके स्टॉक का लगभग पूरा हिस्सा है। 1000 से ज़्यादा टॉमाहॉक मिसाइल्स भी दागी गई हैं। 1300 पैट्रियट इंटरसेप्टर फायर किए गए हैं, जिन्हें दोबारा बनाने में सालों लग सकते हैं। यानी सांप तो नहीं मरा, पर लाठी ज़रूर टूट गई है। इस खुलासे ने व्हाइट हाउस में हड़कंप मचा दिया है। ट्रंप की प्रवक्ता ओलिविया वेल्स ने इसे बकवास बताया और ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि ईरान की सेना को मजबूत बताना देशद्रोह है। अंदर खाने की एक रिपोर्ट अमेरिकी न्यूज़ चैनल CNN ने भी दी है। उसके मुताबिक ट्रंप अब बहुत ज़्यादा हताश हो चुके हैं। बंद कमरों में वो फिर से हमले करने की धमकियां दे रहे हैं। सीज़ फायर तोड़कर फिर से मेजर कॉम्बैट ऑपरेशन, बड़ी बमबारी शुरू करने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। तो इस तरह के मूड में ट्रंप चीन पहुंचेंगे। दूसरी खबर उसी चीन से जुड़ी है। अमेरिका दुनिया भर में अलग अलग तरह से चीन से लड़ रहा है, लेकिन खुद अमेरिका में नहीं लड़ पा रहा। अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस शहर के पास एक इलाका है अर्केडिया। यहाँ की मेयर थी एलिन वोंग। 12 मई को उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ दी, क्योंकि अमेरिका की जांच एजेंसी FBI ने उन पर चीन की अवैध एजेंट होने का आरोप लगाया है। उस पर से ये कि 58 साल की एलिन वोंग ने खुद ये कबूल कर लिया है कि वो चीन की सरकार के इशारे पर
काम कर रही थी। वोंग मूल रूप से चीन की रहने वाली हैं और करीब 3 दशक पहले अमेरिका आई थी। जांच में पता चला है कि 2020 से 2022 के बीच जब वो राजनीति में अपने पैर जमा रही थी, तब उन्होंने अपने मंगेतर माइक सुन के साथ मिलकर यूएस न्यूज़ सेंटर नाम की एक वेबसाइट बनाई। इस वेबसाइट पर वो वही आर्टिकल्स छापती थी जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी के अफसर उन्हें वी चैट पर भेजते थे। जून 2021 में चीन के एक अफसर ने उन्हें शिनजियांग के मुद्दे पर एक प्रोपेगेंडा आर्टिकल भेजा। वोंग ने उसे अपनी वेबसाइट पर छाप दिया। अफसर ने उन्हें वी चैट पर लिखा ग्रेट। इसके जवाब में अमेरिका के एक शहर की होने वाली मेयर ने लिखा थैंक यू लीडर, यानी धन्यवाद नेताजी। जिस मंगेतर के साथ मिलकर वोंग ने ये वेबसाइट शुरू की थी, उसे भी कुछ महीने पहले चीन का जासूस होने के जुर्म में 4 साल की जेल हो चुकी है। एफबीआई के डायरेक्टर काश पटेल ने कहा है कि चीन अमेरिकी लोकतंत्र और संस्थाओं में घुसपैठ कर रहा है। ऐसी खबरें अमेरिका में अक्सर आती रहती हैं। 2025 की एक अमेरिकी रिपोर्ट बताती है कि 2021 के बाद से चीन की जासूसी के 60 से ज़्यादा मामले पकड़े गए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद तमाम मनमुटावों और तकरारों के बाद भी अमेरिका और चीन को बातचीत की मेज़ पर बार बार लौटना पड़ता है, क्योंकि अमेरिका और चीन दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। कोल्ड वॉर के बाद अमेरिका इकलौती महाशक्ति के तौर पर बचा था। हालिया दौर में चीन सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा है और भी कई क्षेत्रों में दोनों देशों के हित एक दूसरे से नत्थी हैं। इस मीटिंग में किन हितों पर चर्चा हो सकती है, इसके बारे में हमने कल के दुनियादारी में विस्तार से चर्चा किया था। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज हमारा फोकस इस पर रहेगा कि डोनाल्ड ट्रंप के चीन दौरे से कितनी उम्मीद लगाई जाए। इस मीटिंग से ईरान जंग और भारत पर क्या असर पड़ेगा, भारत अमेरिका के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा। इस मीटिंग में टेबल पर सबसे बड़ा मुद्दा ईरान होगा। अमेरिका लगातार चीन पर दबाव बना रहा है कि वो ईरान पर अपने आर्थिक और राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करे, क्योंकि चीन और ईरान की दशकों पुरानी दोस्ती है और चीन ईरान का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर भी है। इसी महीने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची चीन दौरे पर थे। तब चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा था कि चीन इस तनाव को कम करने में मदद करने के लिए तैयार है। चीन ने पाकिस्तान के शांति प्रस्ताव का समर्थन भी किया है, लेकिन जैसा चीन का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो एक नपी तुली मध्यस्थता तो कर सकता है, लेकिन वो खुद इस कीचड़ में सना नहीं चाहता। दूसरों के पचड़े में वो नहीं पड़ता। क्या वो ईरान को एक डील के लिए मजबूर करेगा? जानकारों को सुनिए। अमेरिका तो एक्सपेक्ट कर रहा है कि ईरान पे कुछ मदद मिलेगी, पर उसके एवज में, उसके बदले में अमेरिका क्या देगा चीन को, ये क्लियर नहीं है। अभी तक जो है दोनों के बीच में अदला बदली चल रही है। पर शुरू में ट्रंप ने टैरिफ्स लगाए, उसके बदले में शी जिनपिंग ने रेयर अर्थ्स बंद कर दिए। रेयर अर्थ्स बंद होने की वजह से और मैग्नेट बंद होने की वजह से अमेरिकन इंडस्ट्री शट डाउन हो सकती थी, अमेरिकन फैक्ट्रीज ये वो, और वेपन्स भी और एयरक्राफ्ट भी। तो ट्रंप ने फिर सुलह कर ली शी जिनपिंग के साथ, क्योंकि शी जिनपिंग के पास भी चोक पॉइंट्स हैं जो जहाँ पे वो इफेक्ट कर सकता है। तो अब अगर वो कोई मदद चाह रहे हैं ईरान पे, तो उसके एवज में क्या देंगे क्लियर नहीं है। अमेरिका क्या देगा चाइना को क्लियर नहीं है, क्योंकि फिलहाल अमेरिका ने भी कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई हैं चाइना के ऊपर। एक तो एआई के ऊपर, चिप्स के ऊपर, कुछ सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो अमेरिका क्या दे सकता है, एक तो पहली बात ये क्लियर नहीं है। दूसरा जो चीन चाहता है वो ये है कि ताइवान के ऊपर टेक्नोलॉजी से भी ज़्यादा और ट्रेड से भी ज़्यादा कुछ ताइवान पे कंसेशंस दे अमेरिका, यानी कि ताइवान को वेपन्स ना बेचे एटसेट्रा। वो भी मुश्किल लग रहा है। अभी तो कोई इंडिकेशन नहीं है कि ताइवान के ऊपर अमेरिका कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। तीसरी बात यह है कि ऐसा नहीं लग रहा कि चीन भी ईरान पे कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, क्योंकि जैसे ही अमेरिका ने इम्पोज किए सैंक्शंस उन कंट्रीज पे जो ईरान का तेल खरीद रहे हैं, तो चाइनीज कंपनियां सैंक्शन में आ रही थी। तो शी जिनपिंग ने, चाइना ने खास तौर से अपनी कंपनियों को कहा कि नहीं, सैंक्शंस के बावजूद तुम खरीदते रहो ईरान से तेल, हम देख लेंगे। तो यानी कि एक सख्त रवैया अपनाया चाइना ने। चाइना इतनी इजीली ईरान को अबेंडन नहीं करेगा, क्योंकि उसका भी एक पर्पस सर्व हो रहा है। यानी कि अमेरिकन फोर्सेस, ट्रूप्स सब वहाँ पे बिजी हैं मिडल ईस्ट में। अमेरिका की मिसाइलें खर्च हो रही हैं। कुछ एरियाज में तो आधी स्टॉक मिसाइल की खर्च हो चुकी है, कुछ में 1/3। जैसे कि उनके टॉमाहाक्स 1/3 खर्च हो चुके हैं, उनकी स्टेल्थ मिसाइल्स हाफ खर्च हो चुकी हैं, और फिर उनके मिसाइल इंटरसेप्टर्स भी 1/3 और हाफ के बीच में खर्च हो चुके हैं। तो और फिर इतने सारे शिप्स और ट्रूप्स लगे हुए हैं वहाँ ईरान के आसपास। तो ईरान भी कोई पर्पस सर्व करता है।
चीन के लिए, तो इतनी आसानी से वो अबेंडन नहीं करेगा। अब क्या एग्जैक्टली निकलता है ये तो वक्त ही बताएगा। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार। सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। अब बात करते हैं भारत की। अमेरिका और चीन के रिश्ते जब भी ऊपर नीचे होते हैं पूरी दुनिया का पावर बैलेंस बदल जाता है। इस नाते भारत को भी अपनी चाल बदलनी पड़ सकती है, क्योंकि अब तक गेम सिंपल था। अमेरिका ने चीन को खुलेआम अपना धुर विरोधी घोषित कर रखा था और इस राइवल को घेरने के लिए अमेरिका को दोस्तों की ज़रूरत थी। दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त वाला हिसाब था। इस चक्कर में अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया से नज़दीकी बढ़ाई, जापान को साथ लिया और इस लिस्ट में एक बड़ा नाम था भारत। इसी सोच पर क्वाड अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया का संगठन फल फूल रहा था। अमेरिका की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के लिए भी भारत अहम हो गया था। ये इंडो पैसिफिक क्या है? ये इलाका हिंद महासागर से शुरू होता है और अमेरिका के किनारे यानी प्रशांत महासागर तक फैला है। दुनिया का 60% से ज़्यादा व्यापार इसी इलाके से गुजरता है। दिक्कत यह है कि चीन इस इलाके में दादागिरी दिखाता रहा है। वो कहता है कि इसके एक बड़े हिस्से पर, साउथ चाइना सी पर हमारा दावा है। चीन वहाँ के आइलैंड्स पर मिलिट्री बिठा रहा है और अपने पड़ोसियों जैसे वियतनाम, फिलीपींस को धमकाता रहा है। इसको काउंटर करने के लिए अमेरिका और भारत जैसे देशों ने हाथ मिलाया। मकसद ये था कि सब कुछ फ्री एंड ओपन रहना चाहिए उस इलाके में। अमेरिका के लिए भारत इस गेम का ट्रम्प कार्ड, हुक्म का इक्का था, लेकिन ट्रम्प अपने दूसरे कार्यकाल में इन पुरानी दोस्तियों को ताक पर रख आए हैं और अब अगर उन्होंने चीन से हाथ मिलाया तो सवाल है कि भारत के साथ अमेरिका के रिश्तों का क्या होगा। जिस चीन फैक्टर पर इस दोस्ती का काफ़ी भार टिका था, अगर वही फैक्टर न्यूट्रलाइज हो गया तो क्या होगा? भारत के लिए किस तरह के खतरे हैं, जानकारों से सुनिए। देखिए, भारत पे मुझे तो नहीं लगता कोई नेगेटिव असर पड़ेगा, क्योंकि चीन और अमेरिका ऐसा नहीं लगता कि कोई खास नजदीक आने वाले हैं। और हिंदुस्तान ने वैसे ही डील कट कर ली है पहले से ही चाइना के साथ। जब ट्रम्प का इलेक्शन हो रहा था तभी हमने चीन के साथ रेपरोशमा कर ली थी। हमारा जो हालात बिगड़े थे 2020 में और कुछ सालों तक खराब रहे, पर हमने वो फिर रिवर्स कर लिया। अब तो चाइनीज इन्वेस्टमेंट भी अलाउड है इंडिया में, फिर से ट्रेड भी फुल फ्लो में चल रहा है। $100 बिलियन के ऊपर का ट्रेड सरप्लस है चाइना का। तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका के किसी भी व्यवहार से या चीन की तरफ झुकाव से हमारे ऊपर कोई फर्क पड़ेगा। पर ऐसा लग भी नहीं रहा कि कोई ऐसा खास डील होने वाला है। बिजनेस एज यूजुअली चलने वाला है दोनों कंट्रीज के बीच में। हाँ, ये हो सकता है कि तेल के भाव पे कुछ असर पड़े उसके थ्रू इनडायरेक्टली, अगर ये ईरान का क्राइसिस रिजॉल्व होता है, क्योंकि अभी हमारे लिए भी ये सबसे बड़ा इशू बन गया है, तेल और गैस जो है। देखते हैं क्या होता है। आशंकाएं एक तरफ हैं, फिलहाल निकट भविष्य के लिए हर देश की तरह भारत को भी उम्मीद ही है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुला तो भारत का फ़ायदा ही है। हमारा ज़्यादातर तेल और गैस इसी रास्ते से आता है। हमारी उम्मीद है कि इस मीटिंग में जंग पर कुछ बात बन जाए। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। बड़ी खबर यहीं तक, अब सुर्खियों की बारी। अमेरिका का क्षेत्रफल बढ़ाने की ख्वाहिश पाले डोनाल्ड ट्रंप तय नहीं कर पा रहे हैं कि 51वां राज्य किसे बनाएं। पहले कनाडा और ग्रीनलैंड पर नजर डाली, लेकिन वहां सफलता नहीं मिली, इसलिए अब नया निशाना वेनेजुएला है। अमेरिकी मीडिया फॉक्स न्यूज़ से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो सीरियसली वेनेजुएला को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने के बारे में सोच रहे हैं। इसके बाद ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने एक फोटो शेयर की जिसमें वेनेजुएला के नक्शे पर अमेरिका का झंडा बना हुआ है और ऊपर लिखा है 51वां राज्य। अब जाहिर है ये सब देखकर वेनेजुएला के लोग चुप तो नहीं बैठेंगे। खुद एक्टिंग प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिगेज की तरफ से ट्रंप के दावों पर तीखा रिएक्शन आया। उन्होंने साफ किया कि उनका देश कभी भी अमेरिका का 51वां राज्य नहीं बनेगा। ये भी कहा कि वेनेजुएला के लोग अपनी अखंडता, संप्रभुता, स्वतंत्रता और अपने इतिहास की रक्षा करते रहेंगे। दूसरी सुर्खी, ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने ऐलान तो कर दिया कि वो अपना पद नहीं छोड़ेंगे और सरकार चलाना जारी रखेंगे, लेकिन लगता नहीं है कि उनकी मुश्किलें इतनी आसानी से खत्म होने वाली हैं। 13 मई को स्टारमर ने हेल्थ मिनिस्टर वेस स्ट्रीटिंग से मुलाकात की। ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है क्योंकि स्ट्रीटिंग को स्टारमर की जगह प्रधानमंत्री के संभावित उम्मीदवारों में से एक माना जा रहा है। 13 मई को दोनों की तकरीबन 20 मिनट तक मुलाकात हुई। इस मीटिंग से जुड़ी ज़्यादा डिटेल्स अभी तक सामने नहीं आई हैं, लेकिन ब्रिटिश अखबार द गार्डियन के मुताबिक स्ट्रीटिंग खुद ऑफिशियली स्टारमर की लीडरशिप को चैलेंज करने की तैयारी कर रहे हैं। अखबार ने हेल्थ मिनिस्टर के करीबी सूत्रों के हवाले से बताया है कि वो 14 मई को अपने पद से इस्तीफ़ा दे सकते हैं।
ऐसे में देखना होगा कि स्टारमर इस नई चुनौती से कैसे निपटेंगे। अब तक वो यही कहते आए हैं कि उनके पद को औपचारिक चुनौती नहीं दी गई है, इसीलिए वो इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन अगर सरकार का सीनियर मिनिस्टर ही खुलकर उनके खिलाफ आ जाएगा तो उनके लिए हालात और भी मुश्किल हो सकते हैं। फिलहाल स्टारमर की लेबर पार्टी के 80 से अधिक सांसद उनके इस्तीफे की मांग कर चुके हैं। सरकार के कुछ जूनियर मंत्री उनके विरोध में इस्तीफा भी दे चुके हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट के ही जूनियर मिनिस्टर जुबैर अहमद ने स्टारमर को लोकल इलेक्शंस में मिली हार के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए इस्तीफा दे दिया था। हालांकि गार्डियन के मुताबिक स्टारमर को 100 से अधिक सांसदों का समर्थन भी मिला है, साथ ही कई सीनियर मंत्रियों का भी सपोर्ट उन्हें मिला है। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।